लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, मेहनत कर रहे रहोगे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का, जो कि सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक आता है इनकम टैक्स CGST एक्ट के। करेक्ट है। देखो 16, 17, 18 तीन ही ऐसे सेक्शन है जो CA इंटर के लिए एप्लीकेबल है। 19, 20, 21 कुछ नहीं है, 3 पेज के सेक्शन है। इज इट क्लियर? ये 3 पेज ही है जो मेन अपना ITC के कॉम्प्लिकेशंस है या ITC के जो कोर प्रिंसिपल्स है वो 16, 17, 18 में ही है छिपे हुए। तो ये हमें क्या करना है, बहुत दम लगा के करना है, अच्छे से करना है, समझ के करना है। जिस तरीके से करे एग्जाम में मार्क्स आएंगे उस हिसाब से करना है। माय नेम इज़ महेंद्र, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज आपके साथ क्या करूँगा, कम से कम टाइम में आपको फुल ये रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, सो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के, देखो इंपॉर्टेंट क्या है ये चैप्टर में, ये समझो एक सेलर है, कोई चीज़ बेच रहा है, इसे बेच रहा है, बायर को बेच रहा है, ठीक है। 1 लाख का सामान है, 18% फॉर एग्जांपल GST है, 18,000 रुपया ये क्या करेगा, बायर पे करेगा। तो इसको इसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा 18,000 का। करेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये 18,000 रुपीज़ यहाँ कैसे आएगा, ये 18,000 रुपीज़ यहाँ कैसे आएगा, हमें बस ये सीखना है। हमें ये नहीं सीखना कि 18,000 रुपये का आप कैसे कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हमें क्या सीखना है, 18,000 कैसे पहुँचेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वो कहाँ पे देखना है, इस चैप्टर में देखना है। इज इट क्लियर? यस। तो अपन सबसे पहले आते हैं, एक सेकंड ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, वापस मैं जगह पे आ जाता हूँ। ये एग्जाम्पशन चैप्टर है, एक सेकंड, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। सबसे पहली डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स की। देखो 3 ही तरीके की चीज़ें आप खरीद सकते हो, या तो आप GST के हिसाब से कैपिटल गुड्स खरीद सकते हो, या इनपुट खरीद सकते हो, या इनपुट सर्विस खरीद सकते हो। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स जिसका वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होता है। इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के आप इसको एसेट साइड पे क्या ऐड करते हो, जिस गुड्स को एसेट साइड में डालोगे उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एसेट। और जो ITC ले रहा है वो इसको यूज कर रहा है किसके लिए, बिजनेस के लिए। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन ये है। इनपुट का डेफिनेशन क्या है, हर एक गुड्स, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को छोड़ के बाकी, मतलब जो एसेट बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं होने वाला है वो एसेट, और आप किसके लिए यूज कर रहे हो, उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। और इनपुट सर्विस का मतलब क्या होता है, इनपुट सर्विस का मतलब होता है कि आप ऐसी सर्विस खरीद रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं एक वेबसाइट डेवलपर से एक वेबसाइट का सर्विस खरीद रहा हूँ, तो वो मेरे बिजनेस के लिए मैं ले रहा हूँ, तो वो इनपुट सर्विस हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्या होगा, ये कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, ये इनपुट खरीदने के लिए, इनपुट सर्विस खरीदने के लिए आपने जो टैक्स पे किया उसको क्या बोला जाएगा, इनपुट टैक्स बोला जाएगा। भले ही वो IGST हो, भले ही वो रिवर्स चार्ज में हो, भले ही वो कुछ भी हो। करेक्ट है। GST का टैक्स होगा, उसको इनपुट टैक्स बोला जाएगा। और जब ये इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा वो क्या चैप्टर बोला जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाएगा, जो कि अभी हम आगे सीखने वाले हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी। सेक्शन 16 में देखेंगे कि कौन पर्सन एलिजिबल होगा क्रेडिट लेने के लिए और क्या कंडीशन लगेगी अगर आपको क्रेडिट लेना है। मतलब ये जो ITC का क्रेडिट लेजर है उसके यहाँ पे कौन सा अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले 16(1) में कुछ एलिजिबिलिटी की बातें बोली है। तो सबसे पहला बोला है कि ऐसा आदमी जो रजिस्टर्ड है GST में, सिर्फ वही क्या ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर है, उसमें जो कंडीशन दी है वो अलग से, पर सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। पहला पॉइंट हो गया। हाँ जी। सेकंड लिखा है कि वो गुड्स या सर्विस जो वो ले रहा है उसको बिजनेस के लिए उसको यूज करना है। अगर वो बिजनेस के लिए उसको यूज करेगा तो ही उसको क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि पहला पॉइंट वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको वो गुड्स या सर्विस यूज करना है बिजनेस के लिए। और बिजनेस के लिए तो आपको वर्ड कौन सा लिखना है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर?
हाँ जी, 10 टैक्स पेड ऑन, वो तो पढ़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहला 16(1) क्लियर है, हाँ जी। 16(2) थोड़ा सा बड़ा है। 16(2) में सबसे पहला है 16(2)(a), जो क्या बोलता है, अगर आपको क्रेडिट लेना है, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास या तो इन्वॉइस होना चाहिए, या आप आरसीएम में पे कर रहे हो तो वो वाला इन्वॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या कंपोजिशन वालों से ले रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, इंपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो कस्टम्स के हिसाब से कुछ होने चाहिए इन्वॉइस, रिवाइज इन्वॉइस होना चाहिए, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसके जो इन्वॉइस इश्यू करते हैं, मतलब कोई भी तरीके का आपके पास लीगल इन्वॉइस होना चाहिए। और इन्वॉइस के अंदर ये सब डिटेल होनी चाहिए, अमाउंट कितना टैक्स का है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, सर्विस का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, कहाँ पे गुड्स जा रहा है, ये सब डिटेल होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट, मतलब क्या किया है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, समझो ये पॉइंट। आपको गवर्नमेंट ने क्या भेजा है, डिमांड भेजा है। डिमांड किस चीज़ का भेजा है कि आपने पहले फ्रॉड किया था, आपने पहले कुछ चीज़ें बताई नहीं थी या कुछ फैक्ट को दबाया था, जिसकी वजह से पहले आपने टैक्स कम भरा था। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको क्या करना है, टैक्स बचा हुआ जो भी कम भरा था वो अभी भर दो। तो उसके रिलेटेड अगर कोई आपने टैक्स पे करोगे तो उसका आपको कोई तरीके का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है, सिंपल है, हाँ जी। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, इसमें कुछ महान नहीं है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की कोई चीज़ ही नहीं है। देखो ये कौन है, सप्लायर है, ये कौन है, रिसिपिएंट है। करेक्ट है। सप्लायर क्या कर रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है, तो समझो इसके पास एक इन्वॉइस तो होगा नहीं। ऐसा अज्यूम करो रिलायंस ऐसी कंपनी है तो मंथली हजारों लाखों इन्वॉइस होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 इन्वॉइस इसके हैं मंथली सेल्स के लिए। तो ऐसा हो सकता है ना 1000 इन्वॉइस में से कुछ 10 इन्वॉइस ऐसे हो जो ये GSTR 1 में डालना भूल जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे जेठालाल 1000 टीवी फॉर एग्जांपल मंथली सेल करता है, तो नट्टू काका जैसा उसका अकाउंटेंट है, तो ऐसा हो सकता है ना वो 10 इन्वॉइस उसमें डालना भूल जाए अपने GSTR 1 में। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये 10 इन्वॉइस जब GSTR 1 में डालेगा तभी ही इसको क्या मिलेगा, GSTR 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 10 इन्वॉइस का तो क्रेडिट इसने यहाँ पे GSTR 1 में डाला ही नहीं, तो ये 10 इन्वॉइस का इसको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो ये इसके लिए गलत है। हाँ जी सर, बिल्कुल गलत है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने सिंपल सी चीज़ बोली कि अगर ऐसा केस हो जाता है तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, पर क्रेडिट कैसे देंगे वो बस समझना है। तो उसके बारे में ये क्या लिखा है, ये रेस्ट्रिक्शन का पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखो ये 990 इन्वॉइसेस जो है इसके रिलेटेड तो इसको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। बचे हुए 10 इन्वॉइस के रिलेटेड इसको कैसे क्रेडिट मिलेगा, 5% के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। वो क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ITC ऑन इन्वॉइस और डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने ये 990 इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं उसके रिगार्डिंग तो पूरा क्रेडिट ले लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो इनवॉइस है डेबिट नोट वो डालना भूल गया, उसके केस में आपको ये 990 इनवॉइस के ऊपर जितना क्रेडिट बनता था ना उसका 5% क्रेडिट मिलेगा। तो 990 इनवॉइस का जो भी क्रेडिट है उसका 5% और एक्चुअल यहां पे जो क्रेडिट बनता था वो, इसके ऊपर आपको क्या करना है, दोनों में से जो अमाउंट लोअर है उतना आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ये 10 इनवॉइस के रिलेटेड जितना एक्चुअल क्रेडिट बनता था वो ले लो और इसके क्रेडिट का 5%, दोनों में से लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इसका लॉजिक वगैरह सब क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे मैं फटाफट करा रहा हूँ। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट जो है वो 5% मिलेगा ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर GSTR 1। ये 1 पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे, एक्चुअल ITC 10 इनवॉइस का था वो, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतना आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। इनवॉइसेस ऑन विच ITC इज नॉट अवेलेबल। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे आपका ब्लॉक क्रेडिट हो गया, जैसे आपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ यूज कर लिया, तो वो केस में इंपॉर्टेंट क्या है, वो केस में इंपॉर्टेंट है कि वो कंसीडर ही नहीं करना है आपको ये कैलकुलेशन में वो 5% वाले। तीसरा, आपको पूरा ITC मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है उसके ऊपर IGST पे किया है, या डॉक्यूमेंट RCM में इश्यू हुए हैं, या फिर जो कि 37(1) जो GSTR 1 के एम्बिट से आउटसाइड है, उन केस में आपको क्या मिल जाएगा, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। और रेस्ट्रिक्टेड ITC जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ना कि आपका एक एक इनवॉइस के हिसाब से होगा। फिर 16(2)B के ऊपर आते हैं। 16(2)B क्या बोलता है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल का मतलब क्या होता है, ये जेठालाल है,
ये तारक मेहता है, ये भिड़े है फॉर एग्जांपल, करेक्ट है। जेठालाल क्या है फॉर एग्जांपल, है आपका रिटेलर, ठीक है। भिड़े क्या है, कस्टमर है। और तारक मेहता है आपका मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कुछ भी पकड़ लो। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर को ऑर्डर देता है कि मुझे क्या चाहिए, एक टीवी चाहिए फॉर एग्जांपल, करेक्ट है। ये टीवी आप मुझे मत भेजना, ये टीवी आप डिलीवर कर देना किसको, ये कस्टमर को। तो ये केस में क्या होगा पता है, ये केस में मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसको बिल देगा जेठालाल को, करेक्ट है। और जेठालाल किसको बिल देगा, कस्टमर को। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ये दो सीन समझे? हाँ सर, ये दो सीन समझे। और गुड्स किसके पास आ रहा है, सिर्फ कस्टमर के पास आ रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के कंडीशन में एक कंडीशन ये भी होता है कि आपके पास गुड्स आ जाना चाहिए या सर्विस आ जाना चाहिए, तभी तो वो आप आगे बिजनेस के लिए यूज करोगे। पहले ही कंडीशन देखी थी सेक्शन 16(1) में। तो यहां पे देखो, रिटेलर के पास तो गुड्स आया ही नहीं, करेक्ट। रिटेलर के पास क्या गुड्स नहीं आया, तो ये केस में क्या क्रेडिट मिलेगा, तो हाँ बोल दिया है कि हम मान लेंगे बिल टू शिप टू मॉडल में क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इसका नाम ऐसा बिल टू शिप टू क्यों है, क्योंकि देखो ये केस में मैन्युफैक्चरर बिल किसको दे रहा है, जेठालाल को कर रहा है, शिप किसको कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो बिल टू शिप टू मॉडल। नेक्स्ट आते हैं 16(2)(c) में टैक्स। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना जरूरी है, ना कि सिर्फ आप बुक्स में दिखा रहे हो। फॉर एग्जांपल ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है। सेलर ने कुछ चीजें बेची फॉर एग्जांपल 1 लाख में, जिसके ऊपर 18% टैक्स भर दिए इसने, ये टैक्स पे कर दिया, तो इसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पे। और ये क्या करेगा, आगे गवर्नमेंट को जमा कराने की जिम्मेदारी है इसकी। समझो ये 18,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करा था, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको क्रेडिट ही नहीं देंगे। मुझे नहीं मिला क्रेडिट तो आपको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तुम जो करना है कर लो, तुम अपना सेटलमेंट करो, तुम इसे कन्विंस करो कि भाई टैक्स जमा करा। जब ये एक्चुअल GSTR 1 में डालेगा तो यहाँ पे इसका प्रोविजनल क्रेडिट दिख जाएगा, बट एक्चुअल क्रेडिट हम नहीं देंगे आपको। जब तक गवर्नमेंट बोलेगी हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक हम क्या नहीं देंगे, तुम्हें भी क्रेडिट नहीं देंगे। 16(2)(d) क्या बोलता है, अगर आपको ITC लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करना, जो GSTR 3B वाला है वो करना कंपलसरी है, उसके बिना हम आपको क्या नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे। अगर आपको गुड्स इन लॉट्स में मिलते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, तो क्रेडिट कब मिलेगा, जब आपको लास्ट लॉट फाइनल लॉट मिल जाएगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सेक्शन 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, वो फर्स्ट प्रोवाइजो था, सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये मस्त पॉइंट है। ये देखो, ये सप्लायर के पॉइंट पे है। सप्लायर ने समझो सेल किया, नीचे थोड़ा सा खाली जगह पे समझाता हूँ अच्छे से समझा। ये सप्लायर है, सप्लायर ने इसको सेल किया रिसिपिएंट को, करेक्ट है। कितने में सेल किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख में किया, GST 18,000 रुपये, ठीक है। रिसिपिएंट ने क्या बोला, हाँ मैं 10 दिन 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा। रिसिपिएंट पैसा देने को ही तैयार नहीं, मतलब एक तरीके से बैड डेट ही हो गया। ये 1 लाख रुपए इसने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। ऊपर से गवर्नमेंट को 1 लाख नहीं, सॉरी 18,000 रुपये क्रेडिट का क्या कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसकी सिचुएशन देखो, इसका तो 1 लाख का सामान भी चला गया, इसके पास ये पैसा भी नहीं आया, ऊपर से 18,000 रुपये गवर्नमेंट को अपना क्रेडिट भी, मतलब अपने जेब से उसको क्या करना पड़ा, टैक्स जमा कराना पड़ा। तो ये क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि भाई तुम सिर्फ रेसिपिएंट के पॉइंट से ही बात कर रहे हो, हमारी बात कब करोगे। यहाँ पे ये आदमी कितना बदमाश है, देखो इसने क्रेडिट भी ले लिया 18,000 रुपये का, ना ये 1 लाख रुपया दे रहा है, मेरा यहाँ पे 18,000 का ये नुकसान हो गया और सामान भी चला गया। तो गवर्नमेंट ने बोला आपकी बात सही है, हम क्या करेंगे, अगर आपने 6 महीने तक पेमेंट नहीं दिया, अगर आपने 6 महीने तक 180 दिन तक पेमेंट नहीं दिया फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो हम आपका क्रेडिट क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। और क्रेडिट तो रिवर्स करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएंगे, कितना, 18% फ्रॉम डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टिल एक्चुअल, जब तक आप अमाउंट पे नहीं वहां तक का हम क्या लगाएंगे, 18% क्रेडिट लगाएंगे। जब आप क्या करोगे, वो पैसा दे दोगे, जब आप क्या करोगे, वो पैसा दे दोगे सप्लायर को, तो हम वो क्रेडिट को क्या कर देंगे, आपको वापस दे देंगे, पर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं देंगे। पर ये 180 दिन वाला जो प्रोविजन है वो कुछ लोगों के केस में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप RCM में खुद टैक्स पे करते हो तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है कोई ट्रांजेक्शन में, डीम सप्लाई है शेड्यूल 1 वाला, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जो एडिशन हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वो किस हिसाब से हुआ है पता है, वो एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में पॉइंट देखा था, पता है कि सप्लायर की लाइबिलिटी किसने पे की है, रिसिपिएंट ने पे की है। तो ऐसा कुछ चीज है तो उस केस में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तीसरा, अगर आपका कोई, आपने कैपिटल गुड्स खरीदा,
कैपिटल गुड्स को आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदा, तो मशीन आप 10 लाख का है तो 10 लाख यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल मशीन का वैल्यू 10 लाख है और उसके ऊपर 1,80,000 रुपये जीएसटी है। तो सवाल ये उठता है कि 10 लाख रुपये कैपिटलाइज होगा कि 11,80,000 रुपीज़ कैपिटलाइज होगा, ये सवाल उठता है। हाँ जी सर, इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है? इस सवाल का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दे दिया कि आपको अगर ये क्रेडिट लेना है तो आपको क्रेडिट कैपिटलाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ही कैपिटलाइज करना है। अगर आपको ये क्रेडिट नहीं लेना है तो पूरा 11,80,000 कर दो। तो जनरली क्या होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 10 लाख रुपए लेते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और ये क्रेडिट पूरा एक साथ मिल जाएगा, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा वो पूरा ही कर देगा। फिर बात करते हैं टाइम लिमिट क्या है। किस चीज़ का टाइम लिमिट की बात हो रही है? टाइम लिमिट हो रही है आईटीसी को अवेल करने की। तो आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट बड़ा ही आपको पता है, सिंपल है। अगले साल का जो सितंबर मंथ का 3B का डेट होता है 20th ऑफ अक्टूबर, वो ले लो, और आपका एनुअल रिटर्न जब आपने एक्चुअली फाइल कर दिया, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा, आईटीसी अवेल करने का ड्यू डेट हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट आया था, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल आपका चार्ट है, आपको इनवॉइस इश्यू हुआ है फॉर एग्जांपल 10 मई को, इसके रिलेटेड आपको क्रेडिट लेने का टाइम क्या रहेगा, अगले सितंबर का ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न का डेट। पर फॉर एग्जांपल अगले साल आपको क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग डेबिट नोट इश्यू हो गया। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? डेबिट नोट का मतलब होता है ये 1 लाख का वैल्यू था, ये वैल्यू बढ़ गया 1,50,000 हो गया, करेक्ट। तो डेबिट नोट इश्यू हुआ। तो अब सवाल ये उठता है, जो इनवॉइस का ड्यू डेट था क्रेडिट लेने का वो, और डेबिट नोट का जो क्रेडिट नोट था, क्योंकि ये डेबिट नोट लिंक है ना इससे, हाँ जी सर लिंक है, तो ये क्रेडिट नोट का जो डेबिट नोट का ड्यू डेट और इनवॉइस का ड्यू डेट सेम रहेगा कि डेबिट नोट का अपना अलग से ड्यू डेट देखा जाएगा। तो पहले ऐसा होता था कि सेम ही माना जाता था, जो इनवॉइस का ड्यू डेट है क्रेडिट लेने का वही डेबिट नोट का माना जाता था, पर पिछले टाइम से वो क्या कर दिया है, डीलिंक कर दिया है, मतलब डेबिट नोट का अपना सेपरेट ड्यू डेट माना जाएगा क्रेडिट लेने का। इज इट ओके? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 17। देखो सेक्शन 17 है, अभी पहले सीए इंटर वालों की बात कर रहा हूँ। देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रूल 42 और रूल 43 आपके लिए एप्लीकेबल हुआ करते थे, जो कि अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीएस वालों के लिए वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट है। तो इतना कोई टेंशन वेंशन की तुम्हारे लिए बात है नहीं। 17 में कुछ ऐसा महान नहीं लिखा, बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नीचे मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स या सर्विस या कोई भी दोनों, आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, अगर वो आप पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ करते हो और पार्टली पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो क्रेडिट कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जो बिजनेस पर्पज़ के लिए एट्रीब्यूटेबल है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप कोई गुड सर्विस या बोथ यूज़ करते हो पार्टली टैक्सेबल के लिए और पार्टली किसके लिए, एग्जेम्प्ट के लिए, तो क्रेडिट कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए। थर्ड पॉइंट में मतलब 17(3) एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब बताता है। 17(4) वगैरह किसके बारे में, बैंकिंग के बारे में बात करता है। 17(6) क्या बात करता है, वो रूल 42 रूल 43 के बारे में बात करता है कि कैसे आप एट्रीब्यूट करते थे। अभी तो एप्लीकेबल ही नहीं है वो रूल, आपके सीधा फाइनल में पढ़ना है। उसमें लिखा था कि रूल 42 में इनपुट और इनपुट सर्विस का कैसे होगा एट्रीब्यूशन, और कैपिटल गुड्स का रूल 43 में कैसे होगा वो लिखा था, तो अपने को इतना कोई महान देखना नहीं है। 17(4) में क्या लिखा है, सेक्शन 17(4) में बैंकिंग कंपनी या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के लिए अलग एक मैकेनिज्म बनाया है क्रेडिट लेने का। मतलब अगर आप क्या करते हो, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, बिजनेस, पर्सनल सब साथ में यूज़ करते हो, तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा। बाकी लोगों के लिए रूल 42 रूल 43 से निकालना पड़ेगा। बैंकिंग वालों को ऑप्शन दिया है, ऑल्टरनेटिव मेथड दिया है कि आप क्या करो, 50% जितना भी आपका क्रेडिट है वो 50% ले लो और 50% क्या करो, छोड़ दो। 50% क्रेडिट ले लो, 50% क्रेडिट छोड़ दो हर महीने, तो आप जितना लोगे उतना आपको मिल जाएगा, आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह की ज़रूरत है नहीं, करेक्ट है। तो क्रेडिट of tax paid on inputs or input service that are used for non-business purpose and item mentioned under section 17(5) cannot be availed, उनका तो क्रेडिट वैसे ही नहीं मिलेगा। और जो आपका रेस्ट्रिक्शन होगा 50% वो नहीं एप्लीकेबल होगा अगर आप एक ही अपनी सेम ही एंटिटी से क्या करते हो, कोई चीज़ परचेस करते हो, तो वो टाइम पे आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगा। और ये जो ऑप्शन है 17(4) वाला, वो आपको एक्सरसाइज
एक बार कर लिया तो पूरे साल आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। 50% क्रेडिट लो, 50% क्रेडिट छोड़ दो। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 17(5) पे, जो कि मैं आपको क्या करना है, मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाना है। एक चार्ट है जो मैं यहाँ पे लिखा ना, चेक चार्ट फॉर क्विक रिवीजन, वो मैं अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उसी से क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं 17(5) का। विदिन 7-8 मिनट हो जाएगा। क्रेडिट पे पहुंच गए। 17(1) क्या बोलता था, बिजनेस पर्सनल में से बिजनेस का क्रेडिट मिलेगा। 2 बोलता था टैक्सेबल एग्जेम्प्ट में से टैक्सेबल का क्रेडिट मिलेगा। 3 बात करता था एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होगा। 4 बात करता था आपका बैंकिंग वाले का जो स्पेशल 50% वाला केस था। 17(5) क्या बात करता था, ये अभी हम देखने वाले हैं, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है। 17(6) रूल 42 रूल 43 की बात करता था। तो यहाँ पे सेक्शन 17 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है, इन चीज़ों के बारे में अगर आप पेमेंट करोगे तो भी आपको इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले ही आप पेमेंट कर रहे हो फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले 17(5)(e), 17(5)(e) ये मैं क्या करा रहा हूँ, देखो 8 पॉइंट है ब्लॉक क्रेडिट में। 4 बहुत छोटे हैं, 1 मिनट में हो जाएंगे। 4 थोड़े बड़े हैं। 4 जो बड़े हैं उसमें 2 एवरेज छोटे हैं, 2 बड़े बड़े हैं। करेक्ट है, ऐसा कुछ लेंथ वाइज इनका क्या है, सिनेरियो है। तो सबसे पहले जो 4 छोटे छोटे पॉइंट है, 5, 6, 7, 8, 17(5)(e), F, G, H। ई क्या बोलता है, अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो और आप कोई टैक्स का पेमेंट करते हो, जीएसटी का, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अपने को पता है कंपोजिशन वालों को क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। 17(5)(f) क्या बोलता है, अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप क्या करते हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, आप इनवर्ड सप्लाई लेते हो बाय एनआरटीपी, गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। 17(5)(g), अगर आप कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो कोई चीज़ और उसके रिगार्डिंग जीएसटी पे करते हो तो उसका हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। और 17(5)(h) की बात करें तो अगर आप गुड्स को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर देते हो, मतलब आपका डिस्पोज हो चुका है, कैसे हो चुका है, बाय गिफ्ट हो चुका है, गिफ्ट दे दिया, फ्री में बांट दिया, गुम गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसे सब केस में भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्लियर है, 4 पॉइंट कंपोजिशन वाला, एनआरटीपी वाला, पर एनआरटीपी में गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, सिर्फ सर्विस का नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन वाला और डिस्पोज हो चुका है बाय गिफ्ट, फ्री, सैंपल दे दिया, लॉस गुड्स, कोई भी तरीका। अभी नेक्स्ट 2 पॉइंट पे आते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे 17(5)(c) और 17(5)(d), ये राइट साइड पे आ जाता हूँ मैं। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला 17(5)(c) बोलता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। आप क्या करते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लेते हो किसी भी पर्सन से। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस में क्या होगा, गुड्स भी वो यूज लाएगा, सर्विसेज भी लाए देगा, दोनों को मिला के एक कंपोजिशन सर्विस देगा। करेक्ट है, शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी आप वो सर्विस के रिगार्डिंग पेमेंट करोगे उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले लोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन पढ़ लेना बुक से। करेक्ट है, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, मतलब आप क्या हो, एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके पास काम बहुत ज्यादा है, आपने दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया काम, तो यहां पे जो जीएसटी का पेमेंट होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई रेवेन्यू रिपेयर्स कराते हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का तो भी क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल के केस में नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 17(5)(d) की। 17(5)(d) में ऊपर क्या था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस आपने लिया था। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप खुद जाते हो रोड पे, ढूंढते हो, मजदूर को जमा करते हो, सामान वामान खुद लेके आते हो और उन मजदूरों से क्या करा देते हो, काम करवा देते हो। करेक्ट है, तो आप क्या करा रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो। तो आपको जो भी लेबर वगैरह का पेमेंट करोगे या मटेरियल का, वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट तभी मिलेगा, 3 सिचुएशन में मिलेगा। पहला, कंस्ट्रक्शन अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटलाइज नहीं किए हैं, मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और तीसरा, अगर कंस्ट्रक्शन अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए, तो आप क्या हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो टाइम पे क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आते हैं, यहां पे अपने 6 पॉइंट हो चुके हैं। करेक्ट है, अभी 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं।
जो कि पहला है 17(5)(a), मतलब ये 4 पॉइंट सबसे पहले छोटे छोटे कर लिए, फिर 2 बड़े थे 2 छोटे थे, ये 2 छोटे वाले कर लिए, करेक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला और सेल्फ कंस्ट्रक्शन टाइप का। अभी 2 में पहला आते हैं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के केस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, झोल होने की कोशिश होती है, क्रेडिट लेने की कोशिश होती है, क्योंकि उसमें बाइफरकेट थोड़ी कर सकते हो, पर्सनल पर्पज़ के लिए है या बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि अगर गाड़ी का सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 लोगों से ज़्यादा है, 13 लोगों से ज़्यादा है, तो ऐसी गाड़ियां जो है वो कोई घूमने के लिए यूज़ नहीं करता, जो मिनी बस टाइप है उससे बड़ी गाड़ियां। यस, अगर है इतनी बड़ी गाड़ी है तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए गाड़ी यूज़ हुआ है, मतलब 4 सीटर या 5 सीटर 6 सीटर जो भी है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। अगर स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुआ है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर वेसल या एयरक्राफ्ट है, मतलब शिप है या आपका हवा में उड़ने वाला गाड़ी है, वो अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हुआ है तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं स्पेसिफाइड पर्पस क्या है। स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब क्या है, आप मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल किसके लिए यूज कर रहे हो, फॉर फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आपका यही काम है, आप एक जगह से खरीद के लाते हो, आगे फिर बेच देते हो, तो वो केस में आपका बिजनेस ही यही है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, आप वो वेसल, एयरक्राफ्ट या वेसल को यूज कर रहे हो या मोटर व्हीकल को ट्रांसपोर्ट के लिए, या तो गुड्स का या पैसेंजर का, तो ये भी आपका बिजनेस है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा, आप ड्राइविंग चलाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब सिखा रहे हो लोगों को गाड़ी चलाना या एयरक्राफ्ट सिखाना, वेसल चलाना, उसके लिए अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो उसका क्रेडिट आपको क्या होगा, मिल जाएगा, भले ही छोटी गाड़ी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बात करते हैं, ये जो है 17(5)(a) में नहीं है, एक्चुअल एक्ट में देखोगे तो ये 17(5)(b) का पार्ट है, पर आपके मॉड्यूल में भी यहीं पे दिया है और ये रिलेटेड टू मोटर व्हीकल वगैरह है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, फटाफट समझ जाएगा। अगर आप लीज पे देते हो, रेंट पे देते हो, हायरिंग पे देते हो कोई मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, तो उस केस में आईटीसी नहीं अलाउड होगा। मतलब आपने क्या किया, भाड़े पे दे दिया, भाड़े पे दिया तो सामने वाला रेंट का पेमेंट करेगा, उसके साथ जीएसटी का भी पेमेंट करेगा, तो वो जीएसटी का उसको क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट एक्सेप्ट ये 3 सिचुएशन में मिल जाएगा। अगर जो वो गाड़ी है वो यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, टू मेकिंग एन, एक सेकेंड, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस, मतलब वो क्या करता है, आपसे भाड़े पे लेता है, आगे फिर रेंट पे दे देता है, और उसमें एलिमेंट क्या है, टैक्सेबल कंपोजिट मिक्स सप्लाई का, तो वो टाइम पे क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये सर्विस दे रहा है, मतलब एम्प्लॉयर का गाड़ी है, वो एम्प्लॉय को पहुंचाने वगैरह के लिए, उसको छोड़ने लाने के लिए यूज कर रहा है अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब कोई कानून के तहत कर रहा है, तो वो टाइम पे भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा। और तीसरा, अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर लास्ट पार्ट पे आते हैं सेक्शन 17 के। ये सेक्शन 17(5)(b) दिख रहा है, उसके ऊपर आ जाते हैं। इसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो देख लेते हैं। देखो, सेक्शन 17(5)(b) का पार्ट ए क्या बोलता है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस सर्विसेज बाय BCFC, इंश्योरेंस को यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल दो, हेल्थ एंड इंश्योरेंस सर्विसेज बाय BCFC, ऐसा याद कर सकते हो। हाँ जी, हेल्थ का यानी अगर आप हेल्थ के रिलेटेड कोई सर्विस लेके उसका पेमेंट करते हो, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। LIC या हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो। B यानी ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हो। C यानी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कराते हो। F यानी फूड एंड बेवरेजेस के रिलेटेड पेमेंट करते हो। 6 यानी कैटरिंग या आउटवर्ड कैटरिंग वगैरह के लिए पेमेंट करते हो। तो ये सब केस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। बट 17(5)(a) का लास्ट पॉइंट क्या था, जो मैंने राइट साइड में 3 पॉइंट एक्सेप्शन बताए थे ना, वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग चल जाएगा, आगे सेम चीज का सर्विस दे रहे हो तो चल जाएगा, या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो चल जाएगा। पार्ट बी की बात करें तो अगर मेंबरशिप ये ऑफ क्लब या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जैसे कोई बहुत बड़ी MNC है, वो अपने जितने भी एम्प्लॉय है उनका जिम में या फिर क्लब में क्या कराती है, सबका मेंबरशिप करा देती है, उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर देती है, तो उसका GST जो भी पेमेंट करेगी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डिटेल एग्जांपल के साथ हम लोग ने क्लास में की थी, यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा, अगर ट्रैवल बेनिफिट एम्प्लॉय को आप दे रहे हो उसके वैकेशन वगैरह में घूमने के लिए, सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन वगैरह, और उसके ऊपर कुछ पेमेंट करते हो, जैसे फॉरेन ट्रिप के ऊपर GST भी कुछ तो पे करोगे ना, मेक माई ट्रिप वगैरह को सर्विसेज का, वो GST का आपको क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट व्हेन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अंडर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो वो टाइम पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा।
इज इट क्लियर? ये जो चार्ट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो टाइटल है सेक्शन 15 to 18 करके ऐसा कोई नोट्स का, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये चार्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन 17 की वो बात हुई है तो ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन 18 अभी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, उसमें क्रेडिट कैसे मिलेगा, कैसे रिवर्स होगा, उसकी क्या करता है, बात करता है। तो वो सेक्शन 18 जो है वो आपको कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बातें करता है। देखो 18(1) और 18(4) रिलेटेड है, 18(1), 18(2), 18(4) और 18(5) ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि 18(5) कुछ नहीं बोलता है एग्जाम के लिए, 18(2) बस इसकी टाइम लिमिट बताता है, और 18(1), 18(4) रिलेटेड है, ऐसा समझ लो। 6 पॉइंट है, 6 में से 4 ये है। 18(1) जब आएगा ना तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि पहले जो आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला था वो अब आपको मिलेगा। 18(4) में आपके लिए बैड न्यूज़ है कि पहले जो आपको क्रेडिट मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ थोड़ा थोड़ा समझा? हाँ सर। 18(1) जो है मैंने क्या बोला, आपके लिए खुशखबरी है। तो 4 पॉइंट है, A, B, C और D। ये 4 पॉइंट में आपको क्या मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, समझाता नहीं रिवाइज कराता हूँ कि क्या बात करता है। देखो 18(1) में 4 केस है। पहला, आप पहले नॉर्मल पर्सन थे, आप पहले नॉर्मल पर्सन थे, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं थे जीएसटी में। अभी आपका रजिस्ट्रेशन का लाइबिलिटी आ गया, आपने 30 डेज के अंदर क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो ये पीरियड में जो आपने चीज़ें परचेस की थी उस पे आपने टैक्स भरा रहेगा, जीएसटी हाँ भरा रहेगा। तो क्या सर इसका क्रेडिट मिलेगा? क्यों मिलना चाहिए? लॉजिक क्या है? क्योंकि ये इनपुट यूज़ करके मैंने क्या किया था, यहाँ पे फिनिश गुड्स बनाया, जो अभी मैं क्या करूँगा, बेचूंगा, जिसके ऊपर तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगा ना। तो इसमें जो चीज़ यूज़ की है उसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ मिलेगा, पर किसका मिलेगा? सिर्फ इनपुट का मिलेगा और किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। इनपुट जो स्टॉक में पड़ा है, इनपुट जो फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है, उनका आपको हम क्रेडिट दे देंगे। ए पॉइंट हो गया। हाँ, बी पॉइंट भी सेम बोलता है। ए में आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लायबल हो गए थे, बी में आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। आपने क्या किया, आपने वॉलेंटरी जाके बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। तो अगर आपको वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है आपने, तो वो केस में भी आपको जो पहले जब आप अनरजिस्टर्ड थे वो टाइम पे अगर आपने इनपुट में को जो फिनिश गुड्स में पड़े हैं या स्टॉक में पड़े हैं या सेमी फिनिश गुड्स में पड़े हैं, उस पे जो जीएसटी पे किया था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ लायबल टू पे टैक्स और वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। 18(1) में 2 पार्ट हो गए। अभी सी और डी पार्ट क्या बोलता है? सी पार्ट बोलता है कि पहले आप क्या थे, पहले आप कंपोजिशन लेवी में थे, कंपोजिशन लेवी में थे, फिर आप आ गए नॉर्मल लेवी में। जब आप कंपोजिशन लेवी में थे तब तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, करेक्ट है। अब नॉर्मल में हो तो मिलेगा। तो अब जो यहाँ पे जो सामान यूज़ किया था उससे जो चीज़ आप बेचने वाले हो उसके ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर क्या क्रेडिट मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ मिलेगा। सी पॉइंट में लिखा है पहले आप कंपोजिशन में थे, अभी नॉर्मल में आ गए। डी में लिखा है पहले आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते थे, अब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। दोनों के नीचे पॉइंट सेम है, करेक्ट है। तो यहां पे क्या बोला है कि जो इनपुट है आपका स्टॉक में या फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में, उसका तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स जो है उसका भी हम क्रेडिट देंगे। देखो ए और बी में अगर आप नया नया रजिस्ट्रेशन करते हो या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो टाइम पे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं दे रहे थे। बट अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हो, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में जाते हो, तो नॉर्मल वाला इनपुट का तो क्रेडिट पूरा देंगे ही, साथ में कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट देंगे। पर कैपिटल गुड्स के क्रेडिट में हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? ये देखो, कैपिटल गुड्स का पॉइंट बड़ा सिंपल है कि देखो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन वगैरह 10 लाख 20 लाख की होती है, उसके ऊपर 18% टैक्स होता है। तो 1,80,000 रुपये तो क्या होगा, टैक्स ही होगा, करेक्ट है। अब ये 1,80,000 गवर्नमेंट बोल रही है हम पूरा क्रेडिट नहीं देंगे। हम कैसे देंगे पता है? समझो, आप पहले कंपोजिशन में थे या एग्जेम्प्ट में थे? यहाँ पे आप पहले कंपोजिशन में थे या एग्जेम्प्ट में थे? अब आप नॉर्मल में आ चुके हो। आपने यहाँ पे कैपिटल गुड्स खरीदा था, करेक्ट है। समझो वही 10 लाख का जिसके ऊपर क्रेडिट 1,80,000 बनता है। अब आप यहाँ पे नॉर्मल में आ रहे हो तो गवर्नमेंट क्या बोले, हम 1,80,000 पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, हम क्रेडिट को रिड्यूस करेंगे।
कितना रिड्यूस करेंगे? आपने जितना पीरियड, जितने क्वार्टर यूज़ किया है यहाँ पे वो कैपिटल असेट, हर क्वार्टर का हम 5% रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 3 क्वार्टर यूज़ किया है तो हम आपका 15% रिड्यूस कर देंगे, 4 क्वार्टर यूज़ किया है तो 20% रिड्यूस करेंगे, 5 क्वार्टर यूज़ किया है तो 25% रिड्यूस कर देंगे। सिंपल है। समझो सर मैंने 3 क्वार्टर यूज़ किया है, मतलब पूरा 9 मंथ, और उसके साथ मैंने 1 मंथ यूज़ किया है, और तो 3 मंथ का तो ये 3 क्वार्टर काउंट हो जाएगा, प्लस जितना भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किया है उसको भी हम एक क्वार्टर ही मानेंगे, तो ये 4 क्वार्टर का आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट लेस हो जाएगा, तो 20% हम क्रेडिट कम कर देंगे। समझा? कैपिटल गुड्स में जो भी इनपुट टैक्स है उसमें से 5% रिडक्शन होगा पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, हर एक क्वार्टर का या पार्ट क्वार्टर का हम 5% क्या करेंगे, टैक्स को रिड्यूस कर देंगे। इज इट सिंपल? अच्छा, सेक्शन 18(2) वो क्या बोलता है, अगर पर्सन पहले लायबल नहीं था आईटीसी लेने के लिए, अभी क्या कर रहा है, वो आईटीसी ले रहा है, तो जो टैक्स इनवॉइस है उसके इश्यू के 1 साल के अंदर उसको वो क्या करना है, ले लेना है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या लिखा है यहाँ पे कि जो डिक्लेरेशन आपको देना है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 में विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर दे देना है। और अगर आपका एग्रीगेट अमाउंट आईटीसी का 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सीए या सीएमए से आपको सर्टिफाई भी कराना है। आईटीसी जो सी एंड डी मतलब आपका कंपोजिशन और एग्जेम्प्ट वाले में डी मान लिया जाएगा कि ये क्रॉस वेरीफाई हो चुका है विद सामने वाले के जीएसटीआर 1 से, जो सेलर है उसके वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। और 18(1) यहाँ पे खत्म होता है। और 18(5) क्या बोलता है, अवेलमेंट एंड रिवर्सल एज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18(1) और 18(4), वो क्या बोलता है, रिवर्सल और अवेलमेंट कैसे होगा, 18(1) में जो दिया है और अभी जो मैं 18(4) में पढ़ाऊंगा उसमें जो मैनर दिया है उस हिसाब से आपको क्या करना है, अवेलमेंट या रिवर्सल करना है। तो 18(1), 18(2) और 18(5) हो चुके हैं, अभी 18(4) करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 18(4) के ऊपर। 18(1), 2 और 5 हो चुका है। 18(4) में क्या होगा पता है, पहले कैसे हो रहा था, पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे या कंपोजिशन में थे, एग्जेम्प्ट में थे, उससे नॉर्मल में आ रहे थे। अभी उल्टा हो रहा है, पहले आप नॉर्मल में थे, या तो आप कंपोजिशन में जा रहे हो या एग्जेम्पशन में जा रहे हो, या आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। करेक्ट है। अगर ये 3 सिचुएशन होगी तो 18(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन स्विच हो रहा है नॉर्मल से कंपोजिशन, नॉर्मल से एग्जेम्प्ट, या कैंसिल हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में आपको रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो पहले आपके क्रेडिट में पड़ा था इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना, तो मतलब आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा, उल्टा कर देना। किसका क्रेडिट रिवर्स होगा, इनपुट का होगा, कैपिटल गुड्स का होगा। पर यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स का पहले कैसे हो रहा था, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हो रहा था, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी तरीका थोड़ा सा अलग है पर मतलब वही है। देखो, कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में 60 मंथ मानी जाती है। कितनी मंथ मानी जाती है, 60 मंथ, मतलब 5 ईयर होते हैं। अभी आपको देखना है टोटल उसकी लाइफ कितनी है, 60 ईयर्स है, उसमें से आपने यूज कितना कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने 45 मंथ यूज कर लिया है, तो 15 मंथ क्या हो चुका है, पेंडिंग हो चुका है। तो ये 15 मंथ जो आपने यूज नहीं किया है, इतना आपको रिवर्स कर देना है। मतलब समझो क्रेडिट है आपका 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 60। समझा? इस हिसाब से आपको कैपिटल गुड्स का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। सेम पहले जो आपका बेनिफिट छीना था वहाँ से क्रेडिट कम किया था, अभी गवर्नमेंट को आपको क्रेडिट देना है पर पूरा नहीं देना है। जितना आपने यूज़ कर लिया इसका मतलब है उतना आपने बिजनेस में वो क्रेडिट यूज़ किया है, बचा हुआ आपको क्या कर देना है, क्रेडिट दे देना है। आफ्टर रिवर्सल अगर कोई बैलेंस बचता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो लैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, ये क्रेडिट लेजर है, फॉर एग्जाम्पल नीचे छोटा सा है, देखो यहाँ पे क्रेडिट लेजर है, अगर डेबिट करने के बाद यहाँ पे कुछ क्रेडिट बच जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा। पर उल्टा होगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा यहाँ पे कम होगा और कुछ बच गया, मतलब अभी क्रेडिट कम पड़ रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना। अगर आप रिवर्सल करते हो इनपुट का तो वो डिटरमाइन होगा इनवॉइस से या करंट मार्केट वैल्यू जो चल रहा है उस हिसाब से आपको क्रेडिट का देखना पड़ेगा। CGST, SGST, IGST सब में ऊपर 18(1), 18(2) सब में आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है और रिवर्सल अमाउंट वुड बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा आपको फॉर्म GST ITC 03 में। यहाँ पे 18(4) खत्म होता है। ये वाला चार्ट आपको मिल जाएगा कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद अपने को बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, क्लास में हम लोग ने बहुत पहले कर लिए थे। सेक्शन 18(6), 18(6) क्या बात करता है, अगर आप कैपिटल गुड्स को या प्लांट एंड मशीनरी को पहले लिया था जिसमें आपने क्रेडिट यूज़ किया था,
अब आप उसका सप्लाई कर देते हो तो वो टाइम पे जो आईटीसी था उसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो बचा हुआ है तो हाँ जी करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स है वो ले लो, और दूसरा वो 5% पर क्वार्टर या पार्ट वाला जो कैलकुलेशन था वो ले लो, दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होता है पे कर देना। ठीक, फिर 18(3) पे आता है। 18(3) स्पेशल केसेस की बात करता है। अगर आपके बिजनेस का सेल होता है, लीज होता है, अमालगमेशन होता है, मर्जर होता है, ट्रांसफर होता है, डीमर्जर होता है, ऐसे सब केस में क्या होगा? तो वो केस में समझो ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों मिलके ए बी बन गए। ये न्यू कंपनी है, करेक्ट है। यहाँ पे कुछ क्रेडिट पड़ा रहेगा जीएसटी का, यहाँ पे कुछ क्रेडिट पड़ा रहेगा जीएसटी का, जो कि अनयूटिलाइज रहेगा। क्या वो यहाँ पे जाएगा? हाँ जाएगा, पर कुछ कंडीशन के साथ जाएगा, बस यही पॉइंट है। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा उसका अनयूटिलाइज क्रेडिट टू ट्रांसफर। ये दोनों कौन है? ट्रांसफरर है, ये कौन है? ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफरी को क्रेडिट ट्रांसफर कर लेंगे। पर डीमर्जर में कैसे ट्रांसफर होगा? क्योंकि डीमर्जर में क्या होता है, ये ए बी करके एक बड़ा कंपनी है, इसमें से ये बी अलग हो गया है, करेक्ट है। तो ये केस में कैसे क्रेडिट? ए का तो अभी तक पड़ा रहेगा ना क्रेडिट, और बी को कुछ देना पड़ेगा। तो उसमें जितना एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उस हिसाब से क्रेडिट का भी उसी प्रोपोर्शन में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन अपोर्शन हिज आईटीसी इन द वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू डीमर्जर। जितना ये वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर हुआ है उसी रेशियो में क्या करोगे? क्रेडिट ट्रांसफर कर दोगे। आपको ये देखना है कि सिर्फ असेट असेट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज का भी ट्रांसफर होना चाहिए। कुछ रूल 41 की कंडीशन है, जैसे कि आपको जीएसटी आईटीसी 02 में डिक्लेरेशन देना है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सीएसीएमए से लाके। तीसरा है, आपको जो ट्रांसफरी है, जिसको क्रेडिट मिल रहा है, उसको कॉमन पोर्टल पे जाके वो क्रेडिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और चौथा, इनपुट जो ट्रांसफर हुए हैं वो क्या होने चाहिए? डली अकाउंटेड होने चाहिए बाय ट्रांसफर, ही उसको प्रॉपर अकाउंट्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सेक्शन 18 क्लियर है। सेक्शन 16 में देखो कैसा था। सेक्शन 16 ऊपर मैं लेके आता हूँ वापस, थोड़ा सा फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ ये चार्ट से, तो आपको क्या होगा, पूरा क्लैरिटी मिलेगा। ये जो एक चार्ट है इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई और पूरा आईटीसी इसमें डाला हुआ है मैंने। देखो सेक्शन 16 में सबसे पहले एलिजिबिलिटी था, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, गुड्स मिल जाना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। 16(2) में फिर 4-5 चीज़ें थी। सबसे पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट में ये सब डिटेल होनी चाहिए। ये बस 10% को 5% कर देना, क्योंकि पिछले साल तक ये 10% होता था, बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बाकी सब सेम है। ये 5% कर देना। आपको रेस्ट्रिक्शन है 5% वाला, वो हो गया। फिर बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होगा वो यहाँ पे लिखा है। और चौथा 16(2)(c) और 16(2)(d आपको टैक्स पे कर देना है गवर्नमेंट को, सप्लायर को, और रिटर्न आपको फाइल कर देना है। फिर 16(2) के दो प्रोवाइजो थे, लॉट वाला और 180 डेज में आपको पेमेंट कर देना है। फिर 16(3) में डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, और 16(4) में कब तक आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ये एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट नहीं होगा, एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यहाँ पे सेक्शन 16 बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। फिर पूरा ब्लॉक क्रेडिट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, और 18 सेक्शन के 6 सब सेक्शन है, 17 में भी 6 है ये, और 16 में 4 है। ठीक है, अभी हम एक रूल है 86B जो कि लास्ट टाइम ही आया था, वो फटाफट रिवाइज करते हैं, और उसके बाद मोस्टली आपका आईटीसी पूरा। मैं आपको रूल 86B का रिवीजन करा देता हूँ, और उसके बाद बस एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे आपका क्रेडिट यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे अपना मेजॉरिटी आईटीसी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अमेंडमेंट आया था पिछले टाइम रूल 86B। रूल 86B क्या बोलता है? देखो पिछले टाइम कोविड आ गया था, तो गवर्नमेंट के पास फंड का शॉर्टेज हो गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ ऐसे लोगों को हम पकड़ेंगे, बड़े लोगों को, जिनको भले ही उनके क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है, फिर भी 99% तुम क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो, मतलब 1% तुमको क्या करना पड़ेगा, हमें कैश में जमा कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सिंपल सा था, ठीक है। हाँ, तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा बचा है, पड़ा है, उसको अप टू 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी इन केस वेयर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड 50 लाख इन। तो ये किसके लिए है? सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका महीने का 50 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, क्रॉस होता है। इसके अलावा बाकी लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है, मतलब जिनका छोटे मोटे लोग हैं उनको यहाँ पे एंट्री नहीं है।
टैक्सेबल सप्लाई में भी दो चीज़ें नहीं आएगी, एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या तीन चीज़ें आती है, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल और जीरो रेट, होली एग्जम्प्ट, करेक्ट है, तो वो नहीं आएगी। और साथ में जीरो रेटेड सप्लाई में नहीं आएगी, मतलब अगर आपने एक्सपोर्ट किया है या SEZ वाला ट्रांजेक्शन मारा है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये रूल जो है बाकी सब जितने भी रूल्स है सबको क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है, समझो आपने आपके क्रेडिट 20 लाख रुपए का पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आपने 18 लाख रुपए का क्या किया है, सेल्स किया है, 100 लाख का सेल किया है जिसके ऊपर 18 लाख बेसिकली टैक्स आ रहा है, करेक्ट है। तो अभी आपको भले ही 20 लाख का क्रेडिट पड़ा है पर हम आपको पूरा 20 लाख यूज़ नहीं करने देंगे, हम 18 लाख का 99% यूज़ करने देंगे और 1% आपसे क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। मतलब 17,82,000 आप यूज़ कर सकते हो और 18,000 रुपये आप क्या करो, टैक्स जमा करा दो। कुछ एक्सेप्शन दिए हैं। अगर आप की मैनेजरल पर्सन हो, की मैनेजरल पर्सन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के करता धरता आप ही हो, मतलब आप या तो खुद वो पर्सन हो या प्रोप्राइटर हो या HUF है तो उसका करता हो, कंपनी है तो MD हो, पार्टनरशिप है तो उसके कोई दो पार्टनर है, होल टाइम मेंबर हो ये ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्टी हो बोर्ड के, और आपने पिछले 2 साल में, दोनों साल में मतलब ये साल और ये साल दोनों में 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा क्या किया है, इनकम टैक्स जमा कराया है, इनकम टैक्स जमा कराया है, तो आपने गवर्नमेंट की ऑलरेडी बड़ी मदद कर दी है, तो हम आपसे ये काम नहीं करवाएंगे। और दूसरा, अगर आप वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसको रिफंड मिला है 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्लस 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज़्यादा क्या मिला है, रिफंड मिला है इन प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, किसकी वजह से मिला है, या तो जीरो रेट सप्लाई की वजह से मिला है, मतलब आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, या दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से मिला है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये आप हो, ये आपका सप्लायर है, ये आप जिसको बेचते हो कस्टमर है आपका, आप जिस रेट में GST में खरीदते हो और जिस रेट में आगे सप्लाई करते हो, तो जो आपका रेट में जो आप खरीदते हो वो 28 है और जिसमें बेचते हो वो 18 है, मतलब जिस रेट में आप खरीद रहे हो वो ज़्यादा है और जिसमें आप बेच रहे हो कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, समझो आपने 1 लाख का परचेस किया तो उसके ऊपर आपने 28,000 टैक्स दिया रहेगा, 1 लाख का आपने सेल किया तो आपने 18,000 टैक्स कलेक्ट किया रहेगा। तो हमेशा ये क्रेडिट आपका क्या होगा, अक्यूमुलेट होता रहेगा, करेक्ट है। इसकी वजह से अगर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है या जीरो रेट सप्लाई है जिसकी वजह से आपको रिफंड आया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा GST का, तो भी आप क्या करो, यहाँ पे मत आओ, आपको आपने ऑलरेडी पैसा गवर्नमेंट को दोगे, वापस लोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, सीधे सिंपल रखो कि आप क्या करो, 1% मत भरो, पूरा क्रेडिट यूज़ कर लो। C पॉइंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने डिस्चार्ज किया है अपना लाइबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स थ्रू E-कैश लेजर, उसने क्या किया है, कैश लेजर से पैसा जमा कराया है जो कि 1% ज़्यादा है ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जितना भी उसका टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसके 1% से ज़्यादा उसने ऑलरेडी कैश लेजर से क्या करा दिया है, जमा करा दिया है, टोटली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फिनेंशियल ईयर, मतलब जिस मंथ का वो 3B भर रहा है उस मंथ तक उसने ऑलरेडी 1% से ज़्यादा कर दिया है, तो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चौथा, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, लोकल अथॉरिटी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो भी आपके लिए ये चीज़ क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और अगर वो कमिश्नर चाहे तो किसी को रेस्ट्रिक्शन वगैरह दे सकता है। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 86B क्या होता है, इतना सही है, ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट है, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। अभी लास्ट में थोड़ा सा ITC के यूटिलाइजेशन के रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं और फिर क्या हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, तो अपना लास्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। फटाफट बता देता हूँ, पेमेंट ऑफ टैक्स में अच्छे से रिवाइज करा ही देंगे। सेक्शन 49 बात करता है यूटिलाइजेशन, समझो आपका ये CGST का टैक्स है, ये SGST का टैक्स है, ये IGST का टैक्स, फॉर एग्जांपल IGST पहले पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट पड़ा है IGST का, आपके पास क्रेडिट पड़ा है CGST का, आपके पास क्रेडिट पड़ा है SGST का। सबसे पहले आपको हमेशा 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 IGST का क्रेडिट ही उठाना है। सबसे पहले हमेशा कौन सा क्रेडिट उठाना है, IGST का उठाना है। उसको यूज़ करना है किससे, सबसे पहले IGST के पास। समझो आपका IGST का टैक्स लाइबिलिटी है 1 लाख और क्रेडिट है 1,50,000, तो 1 लाख पूरा का पूरा आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये जो 50,000 बच गया उसको आप CGST में भी यूज़ कर सकते हो, SGST में भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो ऑर्डर सही लगे आप उसमें कर सकते हो। पर सबसे पहले आप ख़त्म कौन सा क्रेडिट करोगे, IGST का क्रेडिट करोगे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। फिर आप उठाओगे CGST का क्रेडिट।
CGST का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले आप किसके लिए यूज़ करोगे, CGST के लिए करोगे। कुछ बच जाए तो आप IGST के लिए कर सकते हो, पर आप SGST के साथ क्या नहीं कर सकते, CGST का क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप SGST का क्रेडिट उठाओगे, सबसे पहले आप किससे यूज़ करोगे, SGST से करोगे, फिर कुछ बच जाए तो आप IGST से कर दोगे, पर SGST का क्रेडिट कभी भी CGST से यूज़ नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है CGST SGST कभी क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। सबसे पहला IGST ही यूज़ होगा, IGST में कुछ बच जाए तो CGST SGST जो सही लगे, जो आपके लिए बेनिफिट है उस हिसाब से कर लो, और बाकी तो कुछ नहीं। क्रॉस यूटिलाइजेशन IGST का हो सकता है CGST SGST के साथ, पर CGST SGST का एक दूसरे के साथ कभी भी क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मोटा मोटी अपना ITC चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो। फटाफट रिवीजन कराया है 3 सेक्शन का, 16, 17, 18। CS वालों के लिए जो 2 सेक्शन है वो बहुत छोटे छोटे एक एक पेज के सेक्शन है, कुछ ऐसे महान नहीं है। यही 3 बड़े सेक्शन है जो कि तकलीफ दे सकते हैं लोगों को। तो चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।